गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल बच्चों हमने आपको सिंधु नदी और गंगा नदी के बारे में बताया था और थोड़ा बहुत हमने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी बताया था, लेकिन हम पूरा नहीं बता पाए हैं इसे। तिब्बत स्थित नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर यह जो ब्रह्मपुत्र नदी है अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाती है। भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के द्वारा प्रवेश करती है और इसे वहाँ पर दिहांग कहा जाता है। दिबांग, लोहित, कैनुला इस नदी की सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों हम आपको प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बताएंगे। सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि प्रायद्वीपीय नदियाँ कौन कौन सी हैं। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के समीप उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकांश प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, ध्यान देंगे। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व दिशा की ओर बहती हैं तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम दिशा में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा व तापी ये दो बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं, ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं। बच्चों हम आपको ज्वार नद मुख के बारे में बताते हैं। नदी का मुहाना जिस पर नदी बिना किसी निक्षेपण किए सीधे किनारों वाला मुख बनाती है वह ज्वार नद मुख कहलाता है। अब आपको हम प्रायद्वीपीय नदियों की मुख्य द्रोणियाँ निम्नलिखित हैं, कौन कौन सी हैं उन्हें बताएंगे हम आपको। सबसे पहले नर्मदा द्रोणी के बारे में बताएंगे। नर्मदा द्रोणी, नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के स्थित है। ये पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहुत बहती है। समुद्र तक पहुँचने के क्रम में नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों को निर्मित करती है। जबलपुर के स्थित संगमरमर की शैलों में ये नदी गहरे गार्ज से निकलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। अब हम आपको तापी द्रोणी के बारे में बताएंगे। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से हुआ है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती है, माही, भारतपुजा तथा पेरियार है। आगे हम बताते हैं गोदावरी द्रोणी के बारे में। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है तो आप बताएंगे गोदावरी। इसके महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाद तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र में 50%, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे कि पूर्णा है, बरदा है, प्रणहिता है, मांजरा है, वेनगंगा, पेनगंगा। मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा ये तीनों ही सहायक नदियाँ बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। अब हम आपको महानदी द्रोणी के बारे में बताएंगे। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से हुआ है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। यह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में। अब कृष्णा नदी के बारे में बताते हैं। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये कावेरी द्रोणी के बारे में बताएंगे हम। कावेरी द्रोणी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है और अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबनी है। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में विस्तृत हैं। इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं, जैसे दामोदर है, ब्रह्मणी है, वैतरणी है, सुवर्णरेखा कुछ महत्वपूर्ण नदियां हैं। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इस जलप्रपात को शिव सुंदरम के नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कर्नाटक राज्य के शिवमोगा जनपद की वाराही नदी पर स्थित है। इस जलप्रपात का नाम कुनिचिकल प्रपात है। अब आपको बच्चों हम झील के बारे में बताएंगे।
पृथ्वी की सतह के गर्त वाले हिस्सों में जल जहाँ एकत्र हो जाता है उसे झील कहते हैं। विशाल आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है, जैसे कैस्पियन सागर है, मृत सागर है, अरल सागर है। अधिकांश झीलें स्थायी होती हैं। कुछ झीलों में केवल वर्षा ऋतु से पानी होता है और कुछ ऐसी भी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमनदियों में बर्फ चादर की क्रिया के द्वारा होता है। भारत में कई प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। गोखुर झील, लैंगून झील, मौसमी, कृत्रिम झील इत्यादि कुछ महत्वपूर्ण झीलें हैं। गोखुर झील के बारे में विसर्प आकार वाली नदी बाढ़ वाले क्षेत्रों को काटकर गोखुर झील का निर्माण होता है। लैंगून स्प्लिट तथा बार या रोधिका द्वारा लैंगून का निर्माण होता है। मौसमी झील है अंतर्राष्ट्रीय भागों वाले झील। कभी कभी मौसमी झीलें होती हैं। राजस्थान की सामर झील इसका उदाहरण है। यह एक लवणीय जल वाली झील है। इसके जल का उपयोग नमक बनाने के लिए किया जाता है। मीठे पानी की झील के बारे में बताएंगे हम आपको। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में होती हैं। इनका निर्माण मुख्यतः हिमानी द्वारा होता है। इसके विपरीत जम्मू कश्मीर स्थित वूलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से निर्मित झील है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। अब मानव निर्मित कृत्रिम झीलें भी होती हैं, जो मनुष्य के द्वारा बनाई मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो झीलें बनाई जाती हैं। प्राकृतिक झीलें कौन कौन सी होती हैं बच्चों? देखो, प्राकृतिक झीलें आपकी वूलर है, डल है, नैनीताल है, लोकताक है, बारापानी, चिल्का, सांभर, पुलिकट। और मानव निर्मित हैं गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर, माता टीला, नागार्जुन सागर, हीराकुंड आदि। झीलों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है। मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ये नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती हैं। बहुत अधिक वर्षा और सूखा इन दोनों की स्थितियों के लिए हमारे लिए बहुत ही लाभकारी हैं। अत्यधिक वर्षा के समय जहाँ ये बाढ़ को रोकती हैं, वहीं सूखे के मौसम में पानी के बहाव को संतुलित भी करती हैं। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। ये जलीय पारितंत्र को संतुलित रखने के साथ साथ आसपास के क्षेत्रीय जलवायु को भी सामान्य करती हैं और सुंदरता को भी बढ़ाती हैं। इससे हमारे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। हम आपको नदियों की अर्थव्यवस्था के बारे में बताएंगे। मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है, क्योंकि नदियों के किनारे ही सभी सभ्यताओं का विकास हुआ है। भारत जैसे देश के लिए, जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है, वहाँ सिंचाई, नौ परिवहन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। अब आपको हम नदी प्रदूषण के बारे में बताते हैं। नदी जल की घरेलू, नागरिक, औद्योगिक एवं तथा खेती के लिए बढ़ती मांग को स्वाभाविक रूप से जल की गुणवत्ता पर प्रभाव डालती है। नदियों से लगातार जल का दोहन किया जा रहा है, जिसके कारण कि जल स्तर में गिरावट आ रही है। इनमें न केवल जल की गुणवत्ता प्रभावित होती है, अपितु नदी की स्वतः स्वच्छीकरण क्षमता को भी प्रभाव पड़ता है। बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिकरण ऐसा हो रहा है, बहुत सी नदियों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब आप सब बच्चों को समझ आ गया होगा कि जो नदी के जल की गुणवत्ता के स्तर में जो गिरावट आती है, वही नदी प्रदूषण कहलाता है। आप सब बच्चों को ये लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने ये पूरा पार्ट आपको समझा दिया है। इससे आगे हम इसके क्वेश्चन आंसर आपको समझाएंगे और भेजेंगे। आपको ये पूरा लेसन बैठ के अच्छे से पढ़ना है और पूरी वीडियो को अच्छी तरह समझना है। इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर भेजे जाएंगे और उन क्वेश्चन आंसरों को आपको अपनी नोटबुक में पूरी तरह